हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सचिन तिवारी, योर केमिस्ट्री टीचर। तो स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट 12th स्टैंडर्ड फर्स्ट चैप्टर, और इस चैप्टर में हमारी 3 वीडियोस अवेलेबल हैं और उसको आपने देखा। तो लास्ट वीक जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने ख़त्म किया था सॉलिड स्टेट में सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म होती है पैकिंग, पैकिंग के टाइप, पैकिंग एफिशिएंसी, उसकी पूरी मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल अप्रोच, रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड एज लेंथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले होंगे न्यूमेरिकल्स करने के लिए। और लास्ट में फिर हमने सीखा वॉइड्स, और वॉइड्स के टाइप सीखे, कहाँ कैसा क्या अरेंजमेंट है, पूरा डिटेल पढ़ा था। अब जो प्रेजेंट में अब हम इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं प्रीवियस कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करें 3 बातों में। पहला होता है रेडियाई रेशियो लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है जो कि मेमोरी बेस्ड है, वो आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए जिससे आप छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। दूसरा कंसेप्ट होता है कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, किसी भी यूनिट सेल में डेंसिटी का कैलकुलेशन, एज लेंथ का कैलकुलेशन, एटम की रेडियस का कैलकुलेशन, ये सब क्या फार्मूले होते हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। और फिर हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड में हमारे जो सिलेबस में रखे गए हैं कंपाउंड सेलेक्टिवली, NaCl रॉक साल्ट स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर जिंक सल्फाइड, फ्लोराइड स्ट्रक्चर CF2 और एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर Na2, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द रेडियाई रेशियो लॉ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट द रेडियाई रेशियो। Do you know that we are studied about the ionic crystal in which the cation and anions are present at the certain distance, and these possess a certain value of radius. Therefore, in all type of crystal, the ratio of the radius of cation and radius of anion is known as रेडियाई रेशियो। तो बच्चों, किसी भी आयनिक क्रिस्टल में कैटायन की रेडियस और एनायन की रेडियस का रेशियो निकालेंगे, ये रेशियो को जो मिलेगा इसी को हम रेडियाई रेशियो कहते हैं। यानी वर्ड्स में अगर कहें हम, तो हम बच्चे ये कह रहे हैं कि किसी भी क्रिस्टल के लिए रेडियाई रेशियो क्या होता है, तो आप सिंबलिकली बोलोगे R पॉजिटिव अपॉन और R नेगेटिव। यानी आप बोल सकते हो कि रेडियस ऑफ कैटायन ऑफ द आयनिक क्रिस्टल अपॉन रेडियस ऑफ एनायन ऑफ द आयनिक क्रिस्टल। तो हर एक क्रिस्टल का स्वाभाविक बात है कैटायन और उसका एनायन का रेडियस आपको फिक्स दिया होगा, और उस रेडियस का आप रेशियो निकालोगे, यही है रेडियाई रेशियो। अब बच्चों, ये उस तरह का है जैसे कि आप केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड पेयर, लोन पेयर वगैरह निकाल लेते हैं तो आप हाइब्रिडाइजेशन की अलग अलग कंडीशन बता सकते हैं। सिमिलरली अगर किसी आयनिक क्रिस्टल में आपने रेडियाई रेशियो गेन कर लिया बच्चों, तब फिर आप उस क्रिस्टल का पूरा पोस्टमार्टम कर सकते हैं। आप उस क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हैं, उस क्रिस्टल का कंट्रीब्यूशन बता सकते हैं, ज्योमेट्री बता सकते हैं और उसकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट बता सकते हैं। तो क्रिस्टलोग्राफी का वो रूल जिसकी स्टडी करने पर हमें ये सब कुछ मालूम हो जाए, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर, कंट्रीब्यूशन, ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर, तो हम उसको कहते हैं रेडियाई रेशियो लॉ। मीन्स दैट फॉर एनी आयनिक क्रिस्टल by the value of radii ratio we can know about the coordination number, contribution, structure and geometry of the ionic solid, then the rule is known as radii ratio law। ऐसा नियम जिसमें हम किसी क्रिस्टल के कैटायन और एनायन की रेडियस का रेशियो करके उसकी रेडियस रेशियो निकालने के बाद हम क्रिस्टल के कोऑर्डिनेशन नंबर, कंट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो ऐसे नियम को हम बच्चों कहते हैं रेडियाई रेशियो लॉ। क्लियर? अब इसमें शब्द आया कोऑर्डिनेशन, तो आप प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ चुके हो, 11 में भी सुन चुके हो कि अगर मैं कहूँ कि एक Na+ आयन है NaCl में और उसको 6Cl- में सराउंडेड किया हुआ है, घेरा हुआ है, यानी उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में है,
तो ये जो नंबर है कि एक पॉजिटिव को 6 नेगेटिव आयंस ने घेर रखा है, यही कोऑर्डिनेशन नंबर है। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर describes about that the number of oppositively charged ion surrounded the any ion। किसी भी एक आयन को उसके अपोजिटिवली चार्ज्ड कितने आयन ने घेर रखा है, इस नंबर को हम कैलकुलेट करते हैं और इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है? अब एक डेटा है, एक चार्ट, उसमें आपको रेडियाई रेशियो का रेंज, कोऑर्डिनेशन नंबर और ज्योमेट्री, ये तीन बातों को मेमोराइज करना होगा। कई बार आप पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। एग्जाम्पल भी आपकी बुक में दिए हैं, तो आप एग्जाम्पल में अभी बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो कि हम एग्जाम्पल याद रखें। जनरल एग्जाम्पल जो होते हैं वो याद हो जाएंगे। हम पढ़ेंगे बहुत सारा, लेकिन आपको अपना सिलेबस याद होना चाहिए। तो कॉम्पिटिशन्स हो या स्कूल सिलेबस हो, सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ आपका जो वैल्यूज़ पूछी जाती हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 8 से ही पूछी जाती है, और इन्हीं के स्टडी करने के लिए आपको रखा गया है। फिर भी आप कोशिश करिए कि पूरी अलग अलग रेंज है और वो रेंज आपको कैसे भी याद हो जाए। तो बच्चों, एक चार्ट अपन डेवलप करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो रेशियो कुछ भी करके हम याद कर पाए। क्लियर? तो मैं यहाँ पर एक चार्ट बनाता हूँ और मैं कहता हूँ बच्चों कि यहाँ रेंज ऑफ रेडियस या रेडियाई रेशियो मैं लूँगा। उस रेंज के आधार पर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर एज्यूम करूंगा और फिर उसका ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा। और एग्जाम्पल की मुझे जरूरत नहीं महसूस हो रही है, एग्जाम्पल में भी आप इन्वॉल्व नहीं हो। रेंज जो है पहला अप टू 0.155, यानी कैटायन और एनायन का रेडियस का जो रेशियो आप सॉल्व करोगे, अगर 0.155 तक आ जाए, एक रेंज ये हो गई। दूसरी रेंज होती है बच्चों 0.155 से 0.225, ये एक रेंज आपको याद रखनी है। 0.225 से 0.414, एक रेंज ये हो गई। 0.414 से 0.732, एक रेंज होती है 0.732 to 1, और एक एक्सेप्शनल अलग से कॉम्पिटिटिव वे में अगर कहे तो ग्रेटर देन 1। अब इसमें आपको जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने हैं वो कॉम्पिटिशन्स हो या स्कूल एग्जाम हो, ज्यादातर क्वेश्चन इतने में ही आते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप बोलो कि अगर अप टू 0.155 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, 0.15 से 0.225 तक है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है, 0.225 to 414 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। ठीक है? अगर 0.414 से 732 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, 732 से 1 है तो 8 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, और ग्रेटर देन 1 है तो 12 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बच्चों। अब बोले यार ये तो आपको देखो याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन ज्यादातर आपको पूछे जाएंगे इतने से, और उसमें भी अगर बोलूं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन दो से आते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो आप कोशिश करिए 2 बार 3 बार इसको लिख लिख के पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। अगर ये रेंज आपको याद हो गई और कोऑर्डिनेशन नंबर आपको याद है तो फिर आप कोशिश करिए कि अगर 2 कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा तो हमेशा लीनियर ज्योमेट्री होगी। अब स्वाभाविक बात है, लीनियर ज्योमेट्री होगी तो वो 2 डायमेंशन में होगी, और लीनियर ज्योमेट्री के एग्जाम्पल हमारे कोर्स में नहीं रखे गए, इसलिए ऐसे क्वेश्चन कम, चांसेस बहुत रेयर है। फिर भी आप रेंज अगर याद रखते हैं तो अच्छा होगा। अगर 3 है तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल होगी, स्वाभाविक बात है, ट्राइगोनल क्रिस्टल से भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आ सकते। हाँ, रेंज याद होने से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में मदद मिलेगी। अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो ज्योमेट्री इज ऑलवेज टेट्राहेड्रल, ये 3D आ गया तो इससे क्वेश्चन बनेंगे। और अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो ज्योमेट्री इज ऑलवेज ऑक्टाहेड्रल। तो ये 2 ट्रेडमार्क क्वेश्चन देते हैं आपको। आपने वॉइड भी सीखी लास्ट वीडियो में, मैं उसकी लिंक अभी ऊपर दे दूंगा आपको आई बटन में, और उसको आप एक बार जरूर देखिएगा इस वीडियो के बाद। तो अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 से क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब जो आपका यही कोर्स में ज्यादा यूज हो रहा है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल,
और हमारे पास वॉइड भी जो थी वो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल थी। इसका मतलब है इसका बड़ा यूज होने वाला है, तो यू शुड नो अबाउट दैट एंड यू शुड अवेयर अबाउट दैट। ओके, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आ गया तो ये बीसीसी यूनिट सेल स्ट्रक्चर माना जाएगा। 8 कोऑर्डिनेशन नंबर में बीसीसी यूनिट सेल स्ट्रक्चर माना जाएगा। इसको आप बहुत सीरियसली ध्यान भी रखिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत बनेंगे। और अगर 12 कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों आ जाए तो एक अलग से केस होता है जिसको हम एफसीसी ट्राइक्लिनिक बोलते हैं, एफसीसी ट्राइक्लिनिक, और इसको भी एफसीसी बोल सकते हो आप टेट्राहेड्रल में भी, सॉरी ऑक्टाहेड्रल में, तो एफसीसी ऑक्टाहेड्रल और एफसीसी ट्राइक्लिनिक, तो इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो बच्चों ये जो चार्ट आपके सामने है, आपकी बुक में भी है, आप कोशिश करिए कि कॉपी पेन यूज करिए, इस चार्ट को लिखिए और इसको आप कोशिश करिए फेयर वे में आपके दिमाग में ये बैठे कि किसी भी क्रिस्टल का रेडियाई रेशियो क्या होता है, रेडियाई रेशियो की रेंज कितनी कितनी होती है और किस हिसाब से फिर उनसे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको ये रेडियाई रेशियो की रेंज याद है तो इससे कई तरह के न्यूमेरिकल्स आपके बुक में दिए हैं और बहुत छोटे न्यूमेरिकल होते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट, आप बहुत फास्ट उनको कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं कहूं कि एक एनी क्रिस्टल इज अरेंज्ड इन एफसीसी स्ट्रक्चर, एफसीसी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर in which the radius of the cation is 200 picometer, then the radius of anion will be। अब आपको ऐसे क्वेश्चन आ गया कि R कैटायन अपॉन R एनायन एफसीसी ऑक्टाहेड्रल है, यानी 0.414 टू 0.732, ये दो रेंज आ गई। तो आपको ये समझना होगा बच्चों कि अब दो रेंज में से कौन सी रेंज लें, तो ये मिनिमम वैल्यू है, वो मैक्सिमम वैल्यू है। तो हमेशा कोशिश ये किया जाता है कि मिनिमम वैल्यू को यूज करें। फिर भी अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि मुझे कैटायन दिया और एनायन बताना है, तो इसमें 3 लैंग्वेज होती है। पहला कि कोई भी चीज मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तब आप कैटायन, मैंने कहा 200 पिकोमीटर है, एनायन निकालो, तो आप जो मिनिमम रेंज है 0.414 उसको यूज कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया है कि यार मिनिमम अप्रोच शब्द लिखा है, तो मिनिमम अप्रोच शब्द अगर लिखा है तो इसका मतलब है मिनिमम वैल्यू के हिसाब से, और मैक्सिमम अप्रोच लिखा है तो मैक्सिमम वैल्यू के हिसाब से। लेकिन इसमें क्वेश्चन बहुत कम है और क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। आपको थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन बुक में दिए हुए हैं जो सोल्यूशन देखिए, लेकिन रेंज अगर याद है तो क्वेश्चन ज़्यादा वैल्यूबल होगा ऑब्जेक्टिव के लिए। सब्जेक्टिव में से न्यूमेरिकल्स आने की गुंजाइश बहुत कम होगी, लेकिन फिर भी आप रेंज याद रखते हो तो आपको क्लियर वे में आंसर क्वेश्चन मिल जाएगी। अब मान लीजिए आपको कोई कह दे कि क्रिस्टल है जिसका कैटायन की रेडियस 340 पिकोमीटर और एनायन की रेडियस 480 पिकोमीटर है, बताओ ये क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है और ये किस कैटेगरी में आएगा। तो बच्चे आप क्या करोगे, बोलोगे उसका मैं रेडियस रेशियो निकाल लूंगा। रेडियस रेशियो निकालोगे तो आपको आएगा 17/24, इसको सॉल्व करोगे और बोलोगे यार कि ये जो रेंज आ रही है तो ये 7 टाइम्स जाएगा, 7 4 जा 28 टू 7 2 जा 16 न 14 और 16, यानी ये 0.71 के आसपास आ रहा है, यानी इस वैल्यू इस रेंज में आ रहा है। इसका मतलब ये डेटा जो दिया है ये हमको बता रहा है कि जो क्रिस्टल है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और क्रिस्टल एफसीसी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में अरेंज होगा। यानी आपको तरह तरह के क्वेश्चन है। अब आप रेंज अगर आपको याद है तो कैटायन एनायन की वैल्यू दे देंगे, आप सॉल्व करके बता दोगे हाँ इस रेंज में आ रहा है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। और अगर कैटायन की वैल्यू दे दें, एनायन निकालना है तो भी रेंज आपको याद होगा तो ही निकाल पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन में रेंज कभी नहीं दिया जाता। तो जब रेंज दिया नहीं जाएगा और आपको याद भी नहीं है तो फिर बहुत नुकसान होगा। तो इसलिए मेरी सलाह है कि आप बच्चे कोशिश करिए कि रेडियस रेशियो या रेडियाई रेशियो पढ़ने के लिए आप कुछ भी करके रेडियस रेशियो का रेंज अपने दिमाग में बैठा लो। अगर आपको रेंज क्लियर है तो फिर सब कुछ क्लियर है। ओके बच्चों, चलिए
तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक में हम एंटर करते हैं, और जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, उसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं। अगर आप थोड़ा कॉम्पिटिटिव बुक देखोगे तो कम से कम 50-60 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपकी जो रेफरेंस बुक है उनमें भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, अच्छा क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए थोड़ा सा आपको नॉलेज होना जरूरी है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। अब ये डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल जब करते हैं कैलकुलेट, तो स्वाभाविक है मैथमेटिक्स होगी, लेकिन उस मैथमेटिक्स को करने के लिए आपको प्रीवियसली बहुत चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए कि कौन कौन सी यूनिट सेल है, उस यूनिट सेल अलग अलग यूनिट सेल के एज, लेंथ और रेडियस का क्या रिलेशन है, और फिर रेडियस का रिलेशन मालूम होने के बाद डेंसिटी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो आप प्रिकॉशनरी पहले दो बातों को ध्यान दो। किसी भी यूनिट सेल की जब डेंसिटी निकालते हैं तो आपके दिमाग में दो बातें क्लियर होनी चाहिए। पहली बात, डेंसिटी हमेशा ग्राम पर सीसी में ही सॉल्व करते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही सॉल्व करते हैं, यानी वेट ग्राम में होगा, वॉल्यूम सीसी में होगा यानी सेंटीमीटर क्यूब में होगा, यानी हमको लेंथ का कन्वर्जन सेंटीमीटर में करना होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्रिस्टलोग्राफिक डायमेंशन आर ऑलवेज गिवन इन पिकोमीटर यूनिट। क्रिस्टलोग्राफी में जितनी भी लेंथ दी होती हैं वो हमेशा पिकोमीटर यूनिट में होती है। तो बच्चे आपको ये मालूम होना चाहिए कि पिकोमीटर का कन्वर्जन सेंटीमीटर में क्या होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर, ये मीटर में। फिर आप जानते हो सिंस 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर, देयरफॉर 1 पिकोमीटर इज 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। यानी आपके दिमाग में ये बात बैठी होनी चाहिए, और ये तो सरल बात है, आपको पहले से मालूम होगा कि 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर होता है, और 1 पिकोमीटर का कन्वर्जन फैक्टर सेंटीमीटर में करते हैं तो 10⁻⁻10 सेंटीमीटर आता है। क्लियर? यानी हमारे ब्रेन में ये बात होनी चाहिए कि हम अगर डेंसिटी का कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो हम कन्वर्जन फैक्टर पिकोमीटर का सेंटीमीटर में या पिकोमीटर का मीटर में करेंगे, क्योंकि कभी कभी एक्सेप्शनली क्वेश्चन एसआई में भी होता है, लेकिन 99.99% क्वेश्चन ग्राम पर सीसी में ही होगा। क्लियर बच्चों? चलिए, अब आपको ये दो बातों के बारे में अगर ज्ञान है तो फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात का ज्ञान होना चाहिए। कौन सी बात? बोले बच्चों, मैंने प्रीवियस वीडियो में ये सिखाया था कि अलग अलग यूनिट सेल की एज, लेंथ और रेडियस का क्या रिलेशन होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। न्यूमेरिकल्स चाहे डेंसिटी के आए चाहे ना आए, लेकिन क्वेश्चंस ये रिलेशन से जरूर आते हैं। और आपके पुराने 20 सालों के आए हुए क्वेश्चन देख लो तो लगभग 50% न्यूमेरिकल सिर्फ इन छोटे से 3 फार्मूले से आते हैं कि किस यूनिट सेल का एज, लेंथ और रेडियस का क्या रिलेशन है, जिसको मैंने बहुत अच्छे से आपको सिखाया था। फिर मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ। मैं अगर आपको बोलूँ कि मैं 3 यूनिट सेल का यूज करूँगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, FCC यूनिट सेल और BCC यूनिट सेल, इन्हीं से हमको न्यूमेरिकल करने हैं। तो बच्चों याद होगा आपको, मैंने ये सिखाया और आपको इतना तो अब सबको आइडिया है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट स्फीयर यानी एटम, आयन और मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर। तो सभी कॉर्नर पे स्फीयर है, लेकिन मैं 2 स्फीयर को इनलार्ज कर देता हूँ जिससे मेरे को जरूरत है एज, लेंथ और रेडियस निकालने के लिए। तो आपने ये सीखा था कि ये एज लेंथ ए है, ये रेडियस है, तो सिंपल क्यूबिक में आपको फार्मूला मिला ए इज इक्वल टू 2r। बहुत सरल फार्मूला कि किसी भी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एज लेंथ इज इक्वल टू 2r होता है, यानी रेडियस का डबल होता है। और अगर मुझे रेडियस मालूम है तो मैं तुरंत a निकाल लूंगा, और अगर a मालूम है तो मैं रेडियस निकालने के लिए a इज इक्वल टू 2r लगाऊंगा, तो रेडियस इज इक्वल टू a/2 आ जाएगा। तो बच्चों ये तो आपको बहुत सरल लग रहा होगा। FCC की बात करो, FCC यूनिट सेल के बारे में कुछ याद है आपको? आपको ये याद होना चाहिए कि FCC यूनिट सेल का मतलब बोले कंस्टिट्यूएंट स्फीयर्स या एटम, आयन, मॉलिक्यूल
आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज द सेंटर ऑफ ईच फेस। याद है? फिर दूसरा मैंने ये सिखाया था आपको कि आप हमेशा याद रखो कि क्यूब में जब आप एज लेंथ ए लेते हो तो फेस डायगोनल पाइथागोरस थ्योरम से √2a आता है और बॉडी डायगोनल हमेशा √3a आता है। फेस डायगोनल यानी दीवार के अपर कॉर्नर से लोअर कॉर्नर, ये फेस डायगोनल हुआ। आप जिस रूम में बैठे हैं उसी में एज्यूम करिए, और अपर कॉर्नर से आपके घर के रूम के सेंटर से होते हुए वो कॉर्नर वाला लोअर बॉटम में, तो अपर टू लोअर सेंटर से लाइन खींच दोगे तो ये बॉडी डायगोनल हुआ। फेस डायगोनल हमेशा √2a होता है और बॉडी डायगोनल हमेशा √3a होता है। ये दिमाग में रखना है। तो मैंने ये सिखाया कि यार जब एफसीसी यूनिट सेल बच्चों पढ़ा रहा हूँ तो एफसीसी यूनिट सेल में आपको मालूम है कि कंस्टिट्यूएंट स्फीयर्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ ईच फेस। तो अब मैं क्या करूँ कि सभी कॉर्नर, अब सब गोलों को इन स्फीयर को बड़ा कर दूंगा तो कचरा हो जाएगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ सिर्फ उन स्फीयर को इनलार्ज कर रहा हूँ जिसकी जरूरत है। तो ये एक फेस डायगोनल खींच लिया, ये कॉर्नर पे स्फीयर है, ये फेस के सेंटर पे है और ये कॉर्नर पे है, बाकी की जरूरत नहीं है। अब आप जानते हो ये ट्रायंगल ABC था और आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो आपको मालूम हो जाता है AC इज इक्वल टू, ये वैल्यू A है, ये वैल्यू A है, तो A² + A² का अंडर रूट, याद है ना, A² + A² होल अंडर रूट यानी √2a। चित्र में आपको ये भी दिख रहा है AC की वैल्यू, ये आधा गोला है, ये पूरा गोला है तो डायमीटर, ये आधा गोला है तो रेडियस, तो AC इज इक्वल टू 4r। तो बच्चों आपको ये क्लियर हो रहा है कि √2a इज इक्वल टू 4r, यानी जब भी एफसीसी यूनिट सेल आएगी तो एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन √2a इज इक्वल टू 4r में यूज करूंगा। तो a इज इक्वल टू आपको सॉल्व हो जाएगा 4r/√2 या फिर 2√2r। ये बच्चों, तो न्यूमेरिकल तो तभी आप कर पाओगे जब दिमाग में ये बातें हों। अगर ये आपके दिमाग में क्लियर नहीं है तो सब कुछ और क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन बनने वाला नहीं। और अगर ये क्लियर है तो हर क्वेश्चन आपको मजाक लगेगा, बहुत इजीली आंसर है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं बीसीसी में बच्चों ये करो तो आपके दिमाग में पहले तो ये होना चाहिए कि यार बीसीसी मेरे बॉडी डायगोनल होगा, यार पक्का √3 आएगा, जैसे एफसीसी में √2 आएगा। तो बीसीसी यूनिट सेल क्या होती है बच्चों? तो आपको याद होगा ऐसी यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट स्फीयर्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज सेंटर ऑफ द यूनिट सेल के सेंटर पे। तो मैं एक बॉडी डायगोनल, अगर मैं बोलूं ये फेस डायगोनल है और ये बॉडी डायगोनल है, तो ये बॉडी डायगोनल है तो बॉडी के सेंटर पे एक एटम हो गया, ये कॉर्नर है तो कॉर्नर पे एटम बना दिया, बाकी मैं नहीं बना रहा हूं, जरूरत नहीं है। तो आपको ये मालूम हो गया है कि ये ट्रायंगल में आपको √2a वैल्यू मिली है, ये a वैल्यू है। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे ABC या ABC आपने इसको माना था तो ACD कर लो, में AD की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? तो AD इज इक्वल टू आप बोलोगे √2a² + a² यानी √3a। और भी कुछ दिख रहा है AD में? बोले ये पूरा गोला है, सॉरी हाफ गोला है तो रेडियस r, ये पूरा है तो 2r, ये आधा है तो r, तो AD की वैल्यू 4r है, यानी √3a इज इक्वल टू 4r मुझे BCC में मिलता है, यानी a की वैल्यू 4r/√3 मिलती है। तो कुछ भी करके बच्चों आप अपने दिमाग में ये बैठा लो, इसको लिख लो और कई बार लिख लिख के पढ़ो और इसको सीखो, है ना। इन चीज़ों को आप देख ही रहे हो सामने, बस पॉज मारो और पूरा डेटा लिख लो या बुक सामने रखो और बुक से मैच करके इन चीज़ों को पढ़ते चलो और अपने आप ये बातें क्लियर होंगी कि हाँ मुझे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आएगा तो मैं बोलूँगा A इज इक्वल टू 2r, एफसीसी यूनिट सेल आएगा तो मैं बोलूँगा √2a इज इक्वल टू 4r, और अगर बीसीसी यूनिट सेल आएगा तो √3a इज इक्वल टू 4r। क्लियर बच्चों? अगर आपको ये बात बनती है और इस पे आप कॉन्फिडेंट हो तब बच्चों मैं आपको सिखा सकता हूँ डेंसिटी का कैलकुलेशन और वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स। लेकिन आई एम मच
कॉन्फिडेंट देन यू कि आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए मजाक क्वेश्चन है, बहुत दम नहीं है। प्रॉब्लम इज हमें फार्मूला ही नहीं याद है। फार्मूला याद नहीं है क्यों? क्योंकि हमने कभी डिराइव नहीं किया है। फार्मूले को आप रट्टा मारोगे तो वो भट्टा बैठा देगा। फार्मूले को आप क्या करो, डिराइव करो। भले आपसे नहीं बनता, आप बुक मत छोड़ो, आप देख देख के करो, बुक में देखो, देख देख के छापो, कॉपी में 2 बार 3 बार छाप डालो। ये करने से आपके 6 के 6 सेंस काम करते हैं और आपको फार्मूला अपने आप दिमाग में बैठ जाता है। लेकिन अगर रट्टा मारोगे तो आप अल्टीमेटली कंफ्यूज रहोगे, यार कहाँ फार्मूला, कौन सा फार्मूला, आपके दिमाग में वो चित्र नहीं आएगा, शेप नहीं आएगा, तो आप कंफ्यूजन में हमेशा रहोगे। ये वाला लगेगा, वो वाला लगेगा, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है बच्चों। ओके, तो कोशिश करिए और इसको सीखिए। चलिए, अब मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपसे ये बनता है, और ये बनता है तब हम कोशिश करें कि भाई ये डेंसिटी कैसे निकलेगी। तो आपको ये क्लियर हो गया कि भाई डेंसिटी कैलकुलेशन करने के लिए मैं हमेशा ग्राम पर सीसी यूनिट का यूज करूंगा। कन्वर्जन फैक्टर पिकोमीटर का सेंटीमीटर करूंगा, और 1 पिकोमीटर में 10⁻⁻10 सेंटीमीटर आता है। क्लियर? तो इसमें डायरेक्ट आपको पका पकाया डेंसिटी का फार्मूला यूज करना है और फिर उसको न्यूमेरिकल्स में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों, किसी भी यूनिट सेल की जो डेंसिटी होती है, यानी डेंसिटी ऑफ एनी यूनिट सेल निकालने के लिए फार्मूला है रो या डी, चॉइस इज योर। सिंबल क्या लेते हो, Z इंटू m अपॉन एवोगैड्रो नंबर या n0 लिख दो इंटू ए क्यूब। ये डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम ही है बच्चों, बस अंतर ये है कि पर मोल के लिए कन्वर्जन किया है, तो पर मोल का कन्वर्जन करने के लिए मैंने एवोगैड्रो नंबर का डिवीजन किया हुआ है। क्लियर बच्चों? अब इसमें है क्या, यहां पर Z इज द नंबर ऑफ स्फीयर्स का मतलब मैं एटम, आयन या मॉलिक्यूल से मानता हूं इन यूनिट सेल। किसी भी यूनिट सेल में कितने स्फीयर होते हैं बच्चों? तो आपने पढ़ रखा है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एफसीसी यूनिट सेल और बीसीसी यूनिट सेल। तो ये तो एनी टाइम रटा होना चाहिए कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट एटम, आयन, मॉलिक्यूल या स्फीयर 1 होता है, बीसीसी में 2 होता है और एफसीसी में 4 होता है। ये मैंने आपको सिखाया है प्रीवियस वीडियोस में। तो सिंपल क्यूबिक में हमने सीखा था 8 एट कॉर्नर, हर एक का कंट्रीब्यूशन 8 यानी टोटल 1 एटम आता है। एफसीसी में 8 एट कॉर्नर प्लस 6 एट फेस सेंटर, और फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता था, तो ओवरऑल 4 एटम आते थे। बीसीसी में 8 एट कॉर्नर प्लस 1 एट बॉडी सेंटर, और बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1 होता था, इसलिए बीसीसी में नंबर ऑफ स्फीयर, एटम, आयन, मॉलिक्यूल जो भी आप कह लो वो 2 आता था। तो ये आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि एफसीसी आएगा तो मैं 4 जेड की वैल्यू लूंगा, बीसीसी आएगा तो 2 लूंगा, और अगर सिंपल क्यूबिक आएगा तो 1। कई न्यूमेरिकल तो ऐसे हैं कि कैलकुलेट द जेड आ जाता है, नंबर ऑफ एटम निकालो, और क्वेश्चन में हिंट भी दिया रहता है एफसीसी यूनिट सेल, तो आप क्यों निकालोगे? ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप तो डायरेक्ट वैल्यू रख दोगे 4, खत्म, क्योंकि उसका 4 तो आएगा ही, 3.5 तो आएगा नहीं, 4 ही आएगा। होल नंबर में ही आप लोग ऑप्शन को जो भी दिया रहेगा, लेकिन सब्जेक्टिव में तो नहीं करना है। सब्जेक्टिव में तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए आपको एक ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर? तो अगर जेड की बात करें तो जेड इज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, और ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगली बात एम क्या है? तो एम इज द मॉलिक्यूलर मास। अगर कोई एक मॉलिक्यूल के लिए क्वेश्चन हो, लेट NaCl, अगर NaCl मैंने कहा तो मॉलिक्यूलर मास होगा 58.5 ले लोगे आप, है ना। अगर मैंने कहा सोडियम के लिए क्वेश्चन आ गया, तो अब सोडियम मॉलिक्यूल तो है नहीं, एटम है, आप जानते हो, तब फिर जेड की वैल्यू एटॉमिक मास भी हो सकती है, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। अगर मॉलिक्यूल के लिए क्वेश्चन आएगा तो मॉलिक्यूलर मास, एटम के लिए आएगा तो एटॉमिक मास, कोई फिक्र नहीं। N0 जिसको NA भी कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर 6.022 10⁻23। अब इसमें मैंने आपको पहले बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मोल कंसेप्ट पढ़ाते समय भी बताया था
कि यार क्या करोगे आप 6.022 का किसी में मल्टीप्लाई करना तो सरल है, लेकिन 6.022 को डिवाइड करना बहुत कठिन काम हो जाएगा, टाइम कंज्यूम करता है। तो आप अप्रॉक्सीमेशन की आदत डालो, 12th में भी थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हो, कॉम्पिटिशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप लिखो ये, लेकिन कोशिश करो कि 6 बस यूज करो। डिवीजन में 6 बस यूज कर लिए तो समय बचता है, अब बाकी फिर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है। बहुत मामूली अंतर आता है भाई, बहुत बारीक अंतर आता है, इसलिए आप बहुत टेंशन मत लो। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात वो अब आपको ध्यान देना है। आप जब अपनी बुक्स में देखोगे तो आपकी बुक्स में जो फार्मूला दिया है बच्चों, वो यहाँ पर 10 टू पावर -30 भी लिख दिया है। बोले ये क्या हो गया भाई? बोले वो इसलिए हो गया कि जो आगे है एज लेंथ है, और एज लेंथ हमेशा पिकोमीटर में होती है, और 1 पिकोमीटर 10 टू पावर -10 सेंटीमीटर है, तो स्वाभाविक बात है ए क्यूब किया है, तो एज लेंथ का क्यूब होगा तो कन्वर्जन भी क्यूब हो जाएगा, तो 10 टू पावर -10 का क्यूब 10 टू पावर -30 यूज हो गया है। लेकिन मेरा पर्सनल व्यू ये है कि ये फार्मूला आपकी मदद के लिए होता है। आप इस फार्मूले को डायरेक्ट यूज मत करो तो ज्यादा फायदे में रहोगे। आप डायरेक्ट यूज करो क्वेश्चन को कैलकुलेट करके फिर रह, नहीं तो मैंने देखा है ज्यादातर बच्चों को फार्मूला 10 टू पावर -30 वाला रटते हैं और फिर पिकोमीटर को फिर से बदल देते हैं सेंटीमीटर में। अब आंसर उनका 10 टू पावर -30 और फिर 30 यानी -60 की रेंज में आ जाता है, और आंसर फाइनल डेंसिटी इतनी ज्यादा आ जाती है कि गजब हो जाता है। ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप कोशिश करो कि जब आपको मालूम है कि यार कन्वर्जन फैक्टर पिकोमीटर है, तो मैं क्यों 10 टू पावर -30 करूं? कभी मीटर में आ गया तो सेंटीमीटर की जगह तो गलत हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं जब भी क्वेश्चन आएगा तो बिफोर कैलकुलेशन कन्वर्जन कर लूंगा और फिर उसके बाद आंसर रखूंगा। मेरी ये इच्छा है, आप भी कोशिश करिए यही कि 10 टू पावर -30 यूज ना करें तो बेटर होगा। ताकि आप परफेक्ट हो तो आप कर भी लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोशिश करिए क्लियर है। दूसरा, एज लेंथ अगर डायरेक्ट दे दिया तब तो ठीक है, लेकिन नहीं दिया तब गड़बड़ हो जाएगा बच्चों। तब वो रेडियस ऑफ एटम दे देगा, रेडियस ऑफ आयन दे देगा, तब फिर आप बोलोगे देने दो, मुझे अभी सब पढ़ लिया मैंने कि अगर ऐसा दे दिया तो मैं बोलूंगा सिंपल क्यूबिक में A = 2r होता है, BCC में √3A = 4r होता है, और FCC में √2A = 4r होता है। यानी अगर मुझे एटम का एज लेंथ नहीं देगा क्वेश्चन तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को रेडियस तो देगा, मैं उस रेडियस से एज लेंथ निकाल लूंगा और फिर आंसर बता दूंगा। क्लियर बच्चों? अब इससे रिलेटेड आपको आपकी बुक में सैकड़ों क्वेश्चन मिलेंगे। अमेजिंग तो ये है कि ऐसे तक क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें एवोगैड्रो नंबर निकालने पाएगा। अब एवोगैड्रो नंबर तो क्वेश्चन कुछ भी हो, एवोगैड्रो नंबर तो एक ही वैल्यू है 6.022 10 to the 23, वो तो बदल नहीं सकती। लेकिन जो बच्चे को नहीं मालूम है वो इसी में कंफ्यूज हो जाएगा। तो आप कंपटीशन में तो ऐसा आएगा नहीं कैलकुलेट द एवोगैड्रो नंबर। स्कूल बुक्स में ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप समझिए क्वेश्चन की वैरायटी क्या है। आपको जेड भी पूछ सकते हैं, एवोगैड्रो भी पूछ सकते हैं, आपको एज लेंथ भी निकलवाने को आ सकता है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि क्यूबिक रूट करना होगा, और वैल्यू क्यूबिक रूट करना कठिन काम होता है, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होगा। तो क्यूब एज लेंथ निकालने के क्वेश्चन कम ही है, डेंसिटी निकालने के सबसे ज्यादा है। जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूं और मैं बोलूं कि आप कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन को कितना जल्दी सॉल्व कर पाते हो। मैंने कहा कि NaCl is arranged in FCC crystal structure. NaCl is arranged in FCC crystal structure in which the value of age length of the unit cell is 200 picometer. Then calculate the density of the unit cell. ये क्वेश्चन आपको दे दिया क्या कि NaCl is arranged in FCC crystal structure in which the age length of the unit cell is 200 picometer. Then calculate the density of the unit cell. ये इजी सा क्वेश्चन है। अब आप समझो पहले बात, डेंसिटी की यूनिट क्या है? ग्राम पर सीसी। सीसी यानी सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर आपने देखा पेंसिल में की नोक जैसा होता है, आप
आपकी स्केल देखिए 1 सेंटीमीटर इतना सा होता है। 1 सीसी का मतलब उस 1 सेंटीमीटर लेंथ का क्यूब बना दो, थोड़ा सा आएगा। अब उस थोड़े से वॉल्यूम के अंदर क्या आप 1 कुंटल NaCl डाल सकते हो? नहीं यार। तो क्या आप उसके अंदर -10⁻⁻15 में NaCl डाल सकते हो ग्राम में? बोले यार ये तो हो ही नहीं सकता। यानी आपको एक कॉमन सेंस होगा कि 1 सीसी वॉल्यूम में जो ऑथेंटिक वैल्यू आएगी वो 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम या 20 ग्राम, मतलब अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग हो सकती है। लेकिन किसी का आंसर आ जाए कि यार मेरी डेंसिटी आ रही है 4 × 10⁻11 ग्राम पर के सीसी, बोले हाउ कुड इट पॉसिबल बच्चों? तो आंसर लाते समय कम से कम कॉमन सेंस भी लगाओ कि जो आंसर पॉसिबल हो वही हो सकता है, इम्पॉसिबल बातें तो हो ही नहीं सकती। यानी आपने गलत किया है। और पावर गलत तभी आती है जब आप कन्वर्जन नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसमें 3 गलतियां होती हैं। पहला, कन्वर्जन गलत कर दिया तो गड़बड़। दूसरा, यहाँ पर बच्चे मैंने देखा है 99% बच्चे A³ की जगह A रख के खुश हो जाते हैं। A³ करना भूल जाते हैं खुशी के मारा। बोले यार बहुत मजेदार क्वेश्चन है, A³ भी नहीं किया, A कर दिया, बहुत बड़ा आंसर में घोटाला हो गया। और फिर बाकी कैलकुलेशन में तो प्रॉब्लम आनी है। जैसे मैंने आपको जो क्वेश्चन बोला कि NaCl FCC यूनिट सेल में है, तो FCC सुन के आपको ये तुरंत क्लियर हो गया कि उसका Z तो पक्का 4 होगा। दूसरा, NaCl का मॉलिक्यूलर मास 23 प्लस Cl का 35.5 58.5 ग्राम है, ये आपको मालूम है। आप बोलोगे एज लेंथ A दे रखा है 200 पिकोमीटर, यानी 2 × 10⁻2 पिकोमीटर, यानी 2 × 10⁻2 पिकोमीटर का कन्वर्जन सेंटीमीटर, वैल्यू आई 2 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर, यानी एज लेंथ की वैल्यू 2 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। अब मुझे बहुत सरल है, डेंसिटी निकालना है। मैं बोलूंगा डेंसिटी इज इक्वल टू Zm अपॉन एवोगैड्रो नंबर इनटू A³। Z की वैल्यू बच्चों 4, मॉलिक्यूलर मास 58.5, एवोगैड्रो नंबर 6 × 10⁻23। अब लिखो, स्कूल में जब भी आए 6.022 ही लिखो, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। इनटू एज लेंथ की वैल्यू 2 × 10⁻⁸। अब मैंने जो अभी किया ना, यही 99% लोग करते हैं। क्या? ये देखो, तो एज लेंथ लिख के बाद मजा आ गया, पॉज ले लिया, सांस ले लिया। A³ है, A नहीं है, तो आपको ये प्रिकॉशनरी ध्यान देना होगा। A³। अब आप बच्चे सब जानते हो, ये सॉल्व करोगे तो पहले आप पावर सॉल्व करो। इसको सॉल्व कर लो चाहो तो 2 × 2 जा 2 × 3 जा, यानी ये आ गया कितना? ये 3, ठीक है। चलो अभी 3 रहने देते हैं, तो 2 × 58.5 होल अपॉन 3 × 10⁻23 इंटू ये 2 का क्यूब 8, 10⁻⁻8 का क्यूब 10⁻⁻24। अब इससे फायदा ये होगा कि ये नंबर आपका पूरा कैलकुलेट हो गया। नीचे देखिए आप, ये +23 है, तो अगर इसको मैं 24 कर दूं तो ये 0.3 हो जाएगा। तो ये +24 और ये -24 कैंसिल हो जाएगा। ये 0.3 और 8 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2.4 आ जाएगा, यानी 2 × 58.5 अपॉन 2.4 बचेगा। बाकी पावर सब कैंसिल हो जाएगी। बाकी अब आप जानते हो, इसको सॉल्व करोगे 1.2, 12 का टेबल पढ़ ही लेते हो, ठीक है। 12 4 जा 48, 105, 12 8 जा 96, ठीक है, 90, 12 7 जा, तो आपका आंसर आया कितना बच्चों? 1.2 है, यानी 48.7 ग्राम पर सीसी। ये कन्वर्जन फैक्टर के हिसाब से आपने क्वेश्चन किया और आपको बहुत ही इजी वे में आंसर मिला कि आप इजी वे में आंसर ला सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सीधी सीधी वैल्यू आ रही है और मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई खतरनाक बात है जिसको आप कर सकते हो, कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 × 2 जा 4 था, ये 3 जा, ये 24, 2.4 और बाकी पूरी वैल्यू आप रख के हिसाब लगा सकते हो। क्लियर है बच्चों? तो ऐसे क्वेश्चन आपके बुक में बहुत ढेर भरे हुए हैं,
अब यहीं पर मैं क्वेश्चन दे दूं कि बोल दूं कि आपको एक अरेंजमेंट दे दूं और मैं बोलूं कि सीजियम क्लोराइड के बारे में दे दूं और बोल दूं बीसीसी स्ट्रक्चर है, तो आप बोलोगे यार बीसीसी स्ट्रक्चर है यानी जेड की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, और मैं एज लेंथ ना दूं और रेडियस दे दूं, तब आप क्या करोगे? बोले यार एज लेंथ अगर नहीं देंगे और रेडियस दे देंगे तो फिर मेरे को रेडियस से एज लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो फिर मैं क्या करूंगा? बोलूंगा कि मैं √3a इज इक्वल टू 4r लगाऊंगा बीसीसी यूनिट सेल की। एफसीसी आएगा तो √2a इज इक्वल टू 4r लगाता हूं एफसीसी यूनिट सेल के लिए। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आपको ढेर मिलेंगे, अभी मैं कराने लगूंगा, ऐसे सैकड़ों क्वेश्चन है, आपको टाइम देख बहुत लगेगा इसमें। मेरी सलाह ये है कि ऐसे क्वेश्चन को बहुत सॉल्व नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए आप, है ना, क्योंकि ये कोई क्वेश्चन आईक्यू बेस्ड नहीं होते, ये फार्मूला बेस्ड होते हैं सीधा, और फिर बाकी आपको कैलकुलेशन करना है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये तो स्किल्ड होता है आदमी तो करता ही है। तो आप खूब सारे सोल्यूशन देखिए, जब सोल्यूशन देखेंगे तो आपको वेराइटी समझ में आएगी। ऐसे क्वेश्चन जिसमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी वैरायटी है, कुछ नया कंसेप्ट दिया हुआ है, कुछ नई बातें दी हैं, वो आपको नोटबुक में कर लेना चाहिए नोट। और जो रेगुलर क्वेश्चन है रनिंग में जिनके आंसर आ रहे हैं वो एक बार आप देख लीजिए, नज़र आपकी पड़ गई, बोले हो गया, इतना ही काफ़ी है। तो ऐसे क्वेश्चन आप बहुत ईजिली कर सकते हो, क्लियर है। और मेरे को लगता है कि आप अगर कोशिश करो तो ऐसे हजारों क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, क्लियर है। अब अगर मैं आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन दूं, मैं बोल दूं कि सिल्वर एटम है और उसको अरेंज है बीसीसी यूनिट सेल में, उसके एज लेंथ 300 पिकोमीटर है, तो स्वाभाविक बात है, फिर आप बोलोगे यही फार्मूला लगाना है। अब मैं कोई क्वेश्चन दे दूं और बोल दूं कि डेटा दे दूं और बोलो एवोगैड्रो नंबर निकालो, तब आप बोलोगे ये तो मजाक कर रहा है यार, एवोगैड्रो नंबर तो फिक्स्ड है। तो आप भी मजाक करो ना, अगर कभी निकालने को आ जाए तो बस हो गया, बाय द फार्मूला given values, putting the value in the equation by calculation, और फिर आंसर लिख दो फाइनल। वो तो वही आना 6.022 10 to power 23। ये तो होगा नहीं कि क्वेश्चन के हिसाब से एवोगैड्रो नंबर कुछ और नया आ जाएगा, क्लियर है। तो आप कोशिश करिए, इसको परफेक्टली फॉलो करिए, और अगर आपको ये बनने लगा तो आपको बहुत ईजी लगेगा और आगे की पढ़ाई बहुत सरल हो जाएगी बच्चों, क्लियर है। कंसेप्ट बनेगी इतनी बात। तो किसी भी आयनिक क्रिस्टल में हमको ये बातें बहुत जरूरी है बनना कि उसका रेडियाई रेशियो क्या होता है, और उसका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम डेंसिटी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, क्लियर बच्चों। अब आती है बात कि किसी भी यूनिट सेल में अरेंजमेंट तो हमको मालूम हो गया, लेकिन सॉलिड में अलग अलग वैरायटी के सॉलिड होते हैं, उनका अरेंजमेंट क्या होता है वो हम सीखेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, कि टाइप्स ऑफ सॉलिड जो कि हमारे सिलेबस में रखे हैं। 3 टाइप के सॉलिड, रॉक साल्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें हम पढ़ते हैं NaCl, ठीक है, और हमको सीजियम क्लोराइड पढ़ने को रखा है, जिंक सल्फाइड रखा है। ये 1:1 कैटेगरी के होते हैं, जितने कैटायन उतने आनायन। फिर 1:2 कैटेगरी में अपने हमारा सिलेबस CaF2 है, जिसको हम फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहते हैं, और फिर 2:1 में एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर है, जिसको हम 1:2 के रेशियो में पढ़ते हैं, सॉरी 2:1 के रेशियो में पढ़ते हैं। इनमें से NaCl ट्रेडमार्क है, कंपटीशन हो या 12th हो, और जिंक सल्फाइड एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंपॉर्टेंट होता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत ज़्यादा पूछा गया है। फिर हम आते हैं डिफेक्ट्स में, कि सॉलिड में डिफेक्ट कैसे होते हैं, क्या होते हैं, किस तरह से डिफेक्ट ऑब्जर्व होते हैं। तो एवरीथिंग विल बी ऑब्जर्व इन नेक्स्ट वीडियो, और उसमें हम ये सब चीज़ों को सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।